गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की सेकंड पोएम जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सब आइएगा क्लास में। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी पोएम है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। माई लेडी इन लव चैरियट। माई लेडी इन लव चैरियट किसके द्वारा लिखी गई है? बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन हमारे इंग्लिश लिटरेचर के एलिजाबेथन एज, जो कि 1600 से 1700 के बीच में जो एज है, उस समय के ये सबसे फेमस पोइट माने जाते हैं। इनके जो कंटेम्प्रेरी पोइट थे, इनके जो समकालीन में थे, शेक्सपियर थे, डन थे, ठीक है, तो ये सारे क्या थे, उस जमाने के बहुत ही फेमस पोइट थे। तो आज हम देखेंगे कि इनकी जो एक पोएम है माई लेडी इन लव चैरियट। ठीक है, चैरियट का मतलब क्या होता है? रथ। प्यार का जो रथ होता है, प्रेम का जो रथ होता है, उसको क्या कहेंगे? माई लेडी इन लव चैरियट। ठीक है, प्रेम का रथ। ठीक है, लव चैरियट का मतलब क्या होता है? प्रेम का रथ। अब हम देखेंगे कि हमारी इस पोएम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जाएंगे आज। सबसे पहले देखते हैं हमारी जो आउटलाइन है। आउटलाइन में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम। हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम। ठीक है, हमें सबसे पहले देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम। क्योंकि हम जब क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम के अंदर, तो हमें पोइट के बारे में भी हमें 4-5-6 लाइन जो भी होती है वो हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। उसके बाद हम देखने जाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम के अंदर हम देखेंगे कि ये पोएम कहाँ से ली गई है, कब ली गई, कौन से वॉल्यूम में पब्लिश हुई, इसकी क्या राइम स्कीम है, इसके अंदर क्या थीम है, ये सारी एक एक जो पॉइंट है, जो बातें हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तीसरी चीज़ क्या है? मेन पॉइंट्स। अपने जो ये पोएम है, इस पोएम के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर करते हुए हम क्या करेंगे? इसकी पूरी समरी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे? हमारे जो जेएनयू का जो पैटर्न है, सिलेबस है, उसके अनुसार जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो ऐसे टाइप का, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अभी हमारी जो पोएम है लेडी इन लव चैरियट, इसकी शुरुआत करते हैं। अब देखेंगे कि सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बेन जॉनसन वॉज बोर्न इन द लंदन इन 1572। बेन जॉनसन का जन्म कहाँ होता है? लंदन के अंदर होता है 1572। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? ही वॉज एजुकेटेड एट वेस्टमिनिस्टर स्कूल। वेस्टमिनिस्टर स्कूल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे उस जमाने में जो चर्च हुआ करते थे, उसी चर्च के अंदर क्या करते थे? साइड में एक स्कूलें चलती थी, जो छोटे छोटे जो वहाँ के जो प्रेस्ट होते थे, जो पादरी होते थे, जो उनके सदस्य होते थे, जिसको कालजरी मैन कहते हैं, वो लोग क्या करते थे? वहाँ के जो बच्चों को क्या करते थे? शिक्षा देते थे, और उन्हीं के साथ में वो अपनी जो धर्म की शिक्षा है वो भी वहाँ पे उस समय प्रोवाइड करवाते थे। इसे हम आज के ज़माने की कह सकते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो यहाँ पे क्या करते थे? ये लोग देते थे। ठीक है, तो वेस्टमिनिस्टर हमने कई बार सुना है कि जब पोइट की डेथ होती है तो उनको कहाँ दफनाया जाता है? वेस्टमिनिस्टर एबे में। तो एक वेस्टमिनिस्टर करके एक पूरा चर्च था जहाँ पे स्कूलें चलती थी, जहाँ पे प्रार्थनाएं होती थी, और जहाँ पे क्या करते थे? आखिरी में वहाँ पे बरामदे में उनको दफनाया भी जाता था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें और क्या बात है कि अमोंग द फ्रेंड्स, उनके साथ उनके जो समकालीन जो दोस्त थे, कौन थे? डन। कौन थे? डन, जॉन डन, जो कि बहुत फेमस पोइट है। उसके बाद थे बेकन। बेकन भी उस जमाने में बहुत फेमस माने जाते हैं। और एक और थे, जो कौन थे? चैपमैन। और ऐसे छोटे मोटे और भी कई पोइट जो इनके समकालीन थे, जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे, जो कि इनके साथ साथ उस जमाने में पोएम लिखते थे। ठीक है, अब कहते हैं कि देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि जॉनसन वॉज ए प्राइमरी। जॉनसन की प्राथमिकता, जॉनसन सबसे पहले किन चीज़ों को खासकर से वो जाने जाते थे? ठीक है, जॉनसन वॉज प्राइमरी ए ड्रामेटिस्ट। जॉनसन खास करके किसके लिए जाने जाते थे? नाटककार के रूप में, ड्रामेटिस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन वो साथ साथ क्या करते थे?
बहुत सारी छोटी मोटी पोएमें भी उन्होंने लिखी। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत सारी पोएम भी इन्होंने लिखने की कोशिश की और लोगों को काफ़ी पसंद भी आई। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, वो बहुत बड़े विद्वान थे। किन चीज़ों के? डीप नॉलेज था, उनको बहुत ही गहराई से नॉलेज था। किन भाषाओं का? ग्रीक और लैटिन भाषा का। लैटिन और ग्रीक भाषा। लैटिन आज भी लंदन या इंग्लैंड की क्या है, जैसे हमारी हिंदी मातृभाषा, उस तरह से वहाँ की ये मातृभाषा है। तो उनको ये दो भाषा की बहुत ही अच्छे से क्या थी? नॉलेज थी, इनको डीप नॉलेज थी। फिर हम देखते हैं कि इनकी डेथ कहाँ होती है? 1637 के अंदर। 1637 के अंदर हमारे जो पोइट हैं इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जन्म कब होता है? 1572 में होता है और इनकी डेथ कब होती है? 1637 को। ठीक है, और उनको बरीड कहाँ दफनाया जाता है? वेस्टमिनिस्टर एबे। मैंने अभी आपको कहा था कि वेस्टमिनिस्टर एक चर्च है जहाँ पे शिक्षा भी होती है, प्रार्थना भी होती है और अंतिम समय में इनको दफनाया भी जाता है। ठीक है, अब देखो कि जो उनका मकबरा था, जो उनका टॉम्ब था, उसके ऊपर इन्होंने इनके लिए कुछ वर्ड्स लिखे थे। इंग्लैंड में या कहीं भी क्रिश्चियनिटी में आप देखोगे कि उस व्यक्ति के बारे में अपने क्या होता है कि जैसे अलग अलग प्रकार के ये जो दाह संस्कार होते हैं, उसके अंदर जब क्रिश्चियनिटी के अंदर जो लोग होते हैं, उन्होंने क्या होता है कि उनके जो टॉम्ब होता है और टॉम्ब पे जहाँ पे ये जो साइन होता है क्रिश्चियन का, यहाँ पे उनके बारे में कुछ 2-4 वर्ड्स लिखे होते हैं कि जैसे कि जन्म कब हुआ, डेथ कब हुई, इनका क्या नाम है और ये किस लिए जाने जाते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके फॉलोइंग वर्ड्स, इनके जो उसके ऊपर क्या लिखे गए, इनके जो वर्ड्स थे टॉम्ब के ऊपर क्या लिखे गए? ओ रेयर जॉनसन, ओ रेयर जॉनसन, मतलब वो आपके जैसा ना कभी कोई था, आप एक क्या थे? हीरे थे, एक मोती थे। ओ रेयर जॉनसन उस समय के ये क्या माने जाते हैं? बहुत ही बड़े लेखक माने जाते हैं। 6th पॉइंट क्या है? देखो, इन द मॉडर्न एज, इन द मॉडर्न एज, उस समय की जो कहते हैं ना आधुनिकता के अनुसार, मॉडर्न एज के अनुसार इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। किस में दिया? इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। एंड हैज़ बीन प्रोफ्यूज, और उन्होंने कहते हैं ना एक प्रभाव छोड़ा, लोगों के बीच में क्या छोड़ा? प्रभाव छोड़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, किसी पोइट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उनका वर्क भी बताना पड़ता है, हमें उनका क्या करना पड़ता है, हमें उनके जो काम होते हैं, इसके अलावा हमारी पोएम के अलावा 2-3 काम भी बता दे तो हमारे एग्जाम के अंदर क्या होता है? एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जो चेकर होता है, चेक करने वाले होते हैं, उन पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो उनकी एक पोएम थी, क्या नाम था? ऑर्स पोइटिका। ऑर्स पोइटिका करके उनका एक काम था, वो भी क्या था? अच्छा वर्क था उस समय का। और एक पोएम और थी, द इंग्लिश ग्रामर, ये एक उनका एक वॉल्यूम था, एक बुक थी, क्या नाम था? द इंग्लिश ग्रामर। इसकी वजह से भी ये काफ़ी वहाँ पे जाने जाते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम। अब हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया किसका? पोइट का। अब हम देखने चलेंगे पोएम के अंदर क्या बातें हैं, कहाँ से ली गई है, वो सारी एक एक बातें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या पॉइंट है? दिस पोएम हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बेन जॉनसन प्ले द डेविल इज एन एस। ये जो पोएम है, ये जो पोएम का जो पार्ट है, ये कहाँ से लिया गया है कि द बेन जॉनसन का एक प्ले। मैंने आपको पहले ही कहा कि बेन जॉनसन किस के लिए जाने जाते थे? खासकर से ड्रामा के लिए। ठीक है, वो एक नाटककार थे, इसीलिए उनके ही एक नाटक से एक छोटी सी जो पंक्ति थी, उसी के रूप में हमारे सामने एक क्या आती है? पोएम आती है। तो वो प्ले का नाम क्या है? द डेविल इज एन एस। द डेविल इज एन एस। द डेविल इज एन एस उनका जो प्ले है, उसी के अंदर से हमारी जो ये पोएम है, क्या नाम है? द लेडी इन लव चैरियट ली गई है। ये पब्लिश कब हुई थी? 1616 में। 1616 के अंदर ये पोएम क्या होती है? पब्लिश होती है। ठीक है, फिर देखो क्या होते हैं? इट्स बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो पोएम थी, ठीक है, एलिजाबेथन एज के समय से थी। हमारे इंग्लिश में क्या होता है? एज ग्रुप होते हैं। जैसे हिस्ट्री के अंदर आप देखते हो प्राक, मध्यकालीन, आधुनिक, वैसे ही
हमारे इंग्लिश के अंदर भी अलग अलग जैकबियन, इंग्लिश, मॉडर्न, जो नए नए जो कैथोलिक, अलग अलग हमारे क्या थे, कालखंड थे, अलग अलग विचारधारा के जो लेखक थे उनके अनुसार हमारे ये जो कालखंड डिसाइड हुए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एलिजाबेथ, जब क्वीन एलिजाबेथ का जो समय था वो कैसा समय था, एक रोमांटिक समय था। मतलब उसके अंदर ज़्यादातर बातें किस चीज़ों पे लिखी थी, प्रेम, मानवता, दोस्ती, सब उसी पे वहाँ पे उस समय क्या होती थी, बातें हुआ करती थी। तो माना जाता है कि क्वीन जो एलिजाबेथ थी वो एक बहुत ही अच्छी क्वीन थी। तो उसी के समय के जो लेखक थे उन्होंने जो पोएमें लिखी वो किस फॉर्म में लिखी, एलिजाबेथन एज के रूप में। ठीक है, फिर देखते हैं कि इट्स लव पोएम, ये एक कैसी पोएम है, एक प्रेम की कथा है। ठीक है, एक प्रेम कविता है, एक प्रेम की कविता है। इन विच मैचलेस ब्यूटी, इन विच ऑफ द लेडी लव, मतलब इसके अंदर एक वुमन, एक लेडी बताई जाएगी जिसकी जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो ना तो किसी के कंपैरिजन है, मैचलेस है। मतलब उसका कहते हैं ना कि इतनी हाई तरह से उसकी ब्यूटी बताई गई है कि हम देख सकते हैं कि ऐसी शायद ही बातों में हो सकती है, लेकिन ऐसी हमारे सामने ऐसी लेडी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर क्या देखो, लव इज प्रेजेंटेड हियर, ब्यूटी इज कंसिडर्ड परफेक्ट एंड आइडियल, और उसकी जो ब्यूटी का जो वर्णन किया गया है हमारी इस पोएम के अंदर बड़ा ही परफेक्ट वे में, बड़ा ही आइडियल रूप में, मतलब कहते हैं ना एक बड़ी सुंदरता के ढंग से एक नारी का क्या किया गया है, यहाँ पे चित्रण किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे, आगे क्या देखेंगे, हमारी आउटलाइन, हमारी जो पोएम है, पूरी जो पोएम है जो बेन जॉनसन की, इसके अंदर हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, और इसी के रूप में हम क्या करेंगे, अपनी इस पोएम को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो पोएम शुरू होती है तो हम उस पोएम में प्रेम कथा है, प्रेम में क्या देखो कि प्रेम का जो रथ है उसके अंदर एक लेडी सवार हो रखी है। ठीक है, तो वहाँ से हमारी पहला जो स्टेंजा है वो शुरुआत होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन द ओपनिंग स्टेंजा ही इज बिलव्ड राइड इन द चैरियट ऑफ द गॉड। यहाँ पे माना जाता है कि पहले स्टेंजा में जो हमारे बेन जॉनसन है उनकी जो बिलव्ड है, उनकी जो प्रेमिका है वो किस में राइड कर रही है, एक चैरियट में, एक लव का चैरियट है, लव चैरियट है। और वो लव चैरियट किसका है, द गॉड ऑफ लव, क्यूपिड, द गॉड ऑफ लव। गॉड ऑफ लव कौन होता है, क्यूपिड होता है। कौन होता है, गॉड ऑफ लव, क्यूपिड। इन्हीं के रथ के अंदर इनकी जो बिलव्ड, इनकी जो प्रेमिका है, इनकी प्रेमिका बेन जॉनसन की, वो क्या हो रही है, सवार हो रही है। ठीक है, इट इज ड्रॉन बाय स्वॉन एंड ए डव, और ये किसके द्वारा खींचा जा रहा है, हंसों के द्वारा। हंसों, जो हंस होते हैं जो रथ को खींचते हैं, उनके द्वारा ये इनका जो प्रेम का रथ है ये क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने कल भी एक पोएम देखी थी, ए वेडिंग सॉन्ग, उसके अंदर भी देखा था कि किस तरह से अपनी वाइफ के बारे में वो एलिजाबेथ बोल के बारे में बता रहा था। ठीक है, उसकी प्रशंसा कर रहा था। तो आज भी हम वही देख रहे हैं कि माई लेडी इन लव चैरियट के अंदर बेन जॉनसन भी क्या कर रहे हैं, इसी तरह से अपनी प्रेमिका की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या देखेंगे, व्हेन द लेडी चैरियट मूव ऑन द लवर्स, जब लेडी चैरियट क्या होती है, उस रथ में सवार होके वहाँ से गुजर रही होती है, वहाँ से जब गुजर रही होती है तो आसपास से ऐसे कई लोग थे जो वहाँ पे क्या थे, खड़े थे। वो उनको क्या कर गए, उनकी जो सुंदरता को देख के वो भी वहाँ पे क्या हो गए थे, पागल हो गए थे। और उन्होंने भी क्या की कि लवर्स शो देयर ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ द हर ब्यूटी, और वो जो लवर्स थे उसके, जो जैसे आज हम कोई सेलिब्रिटी होता है तो हर अलग अलग सेलिब्रिटी के हम क्या होते हैं, फ़ैन होते हैं। और जब वो सेलिब्रिटी हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे एक सेल्फी लेने के लिए या ऑटोग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, भागते हैं ना। तो उसी तरह से जब ये लेडी जो रथ के अंदर जा रही थी तो वहाँ के जो लोग थे वो उसकी सुंदरता से इतने मोहित हो चुके थे कि वो उसके रथ के साथ साथ क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और उसकी क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। हम देखते हैं कि किस तरह से वो जो लवर थे, ठीक है, वो जो उस लेडी के जो लवर थे, दे वर्शिप हर
द ब्यूटी एंजॉय एंड विश टू डू इट लव। और वो उसकी जो इस ब्यूटी की क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान को कह रहे थे कि ऐसी ब्यूटी हमें भी दे, ऐसी ब्यूटी हमें भी दे। और वो क्या करते थे, अपने लव को विश कर रहे थे, किसको, भगवान को, कि इस लेडी की तरह जो लड़कियां थी वहाँ पे, वो कह रही थी कि इस लेडी की तरह हमें भी क्या दे, सुंदरता दे, इस लेडी की जो सुंदरता है उसका हमें भी क्या करें, इसी की तरह सुंदर बनाएं। फिर हम देखेंगे कि दे मे गो विथ हर टू द बैटलफील्ड। अब वो इतने पागल हो चुके हैं वो लोग कि उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम इसी की ब्यूटीनेस, हम तो पागल हो गए, एकदम मोहित हो चुके हैं, हम इनके साथ, चाहे ये हमें कहीं पर भी लेके जाए, चाहे हमें क्यों ना बैटलफील्ड, रण के क्षेत्र के अंदर भी लेके जाए, तो भी हम क्या करना चाहते हैं, इनके साथ ही रहना चाहते हैं। हम इनके जो रथ है, जो लव चैरियट है, जो कि क्यूपिड के द्वारा चलाया जा रहा है, हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं। और अंडरटेक्स द वोगेज दे आर विलिंग टू टेक एनी रिस्क और हर। और वो क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि चाहे कोई भी परेशानी आए, चाहे कोई भी समस्या आएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, इस जो लेडी चैरियट का जो ये लव चैरियट है, जो ये रथ है, हम इसको क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम इस लेडी की सुंदरता से पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, मोहित हो चुके हैं। ये चाहे हमें रण क्षेत्र में लेके जाए, चाहे कहीं पर भी लेके जाए, कैसी भी समस्या में लेके जाए, लेकिन हम इस लेडी से क्या हो गए, पूरी तरह से मोहित हो चुके हैं। फिर क्या कहते हैं, देखो, ऑल द एलिमेंट्स विच कंप्राइज हर ब्यूटी आर इन परफेक्ट ऑर्डर मेकिंग हर परफेक्ट ब्यूटी। और इसके अंदर, इस पोएम के अंदर हम देखने जाएंगे कि किस तरह से जो हमारे पोइट है बेन जॉनसन है, वो एक स्त्री, जो ये लेडी है, जो महिला है, उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी जो आँखें हैं वो इतनी सुंदर है कि मानो कि किसी के ऊपर भी दृष्टि पड़ती है या वो किसी के ऊपर भी आगे देखती है तो वो उसकी आंखों को देख के क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। उसके जो बाल हैं वो इतने सॉफ्ट हैं, इतने सुंदर हैं कि मानो जैसे हंस के जो बाल होते हैं उसी की तरह, मतलब एकदम इतने सॉफ्ट हैं जैसे कोई रूह हो, ठीक है। और उसके ऊपर एक सन की जो लाइट पड़ रही है तो ऐसे चमक रहे हैं कि जैसे सोने के तार हैं। तो इसी तरह से एक एक करके वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उस लेडी का कहते हैं कि प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, हमारा बेन जॉनसन जो पोइट है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एलिमेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स भी हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि इट इज़ ए लव पोएम। ये एक कैसी पोएम है, प्रेम कथा है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पोइट है बेन जॉनसन, कौन है, बेन जॉनसन, इनकी ये क्या है, बिलव्ड है। ये क्या है, बिलव्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रेमिका का क्या, एक प्रेमी क्या कर रहा है, अपनी प्रेमिका के तारीफ कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस पोएम को क्या कह सकते हैं, लव पोएम, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ ए 3 स्टेंजा। कम से कम इस पोएम के अंदर हमें 3 स्टेंजा देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने स्टेंजा देखने को मिलेंगे, 3 स्टेंजा। ये पोएम कैसी है, सब्जेक्टिव फॉर्म में। सब्जेक्टिव फॉर्म में क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर खुद की तारीफ करे या अपने परिवार में किसी सदस्य की तारीफ करें तो वहाँ पे कोई वर्ड्स नहीं होते। मतलब हम कहते हैं ना कि करते रहें तो भी क्या होती है, कम पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर ये पोएम है। तो यहाँ पे इसकी कोई परफेक्ट लाइन नहीं, कोई मीटर नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। अज इट रिफ्लेक्ट द पोइट्स इंटेंस ऑफ जॉय एंड डिस्क्राइबिंग हिज बिलव्ड ब्यूटी। और यहाँ पे जो पोइट का जो जॉय, पोइट की जो खुशी है, यहाँ पे हम देखेंगे कि पोइट किस तरह से अपनी एक प्रेमिका की तारीफ करने में इतना मशहूर है कि वो क्या कर रहा है, एक ना एक, मतलब कहता है कि ऐसी जो स्त्री है ऐसी कहीं दुनिया में नहीं है जैसी जिस तरह से मेरी जो बिलव्ड है, ठीक है। और वो अपनी बिलव्ड को इस पोएम के अंदर पूरी एक एक करके क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अज दिस पोएम हैज़ यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन। इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक यूनिटी है,
किस तरह से प्रभाव छोड़ रही है, लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं। जब वो रथ चल रहा है, वहाँ से जब रथ शुरू हुआ है, रथ के अंदर जो महिला है और महिला का रथ जो खींच रहा है, जो कौन खींच रहा है, क्यूपिड, खुद लव के जो देवता हैं वही उस रथ को क्या करें, चलाते हैं। तो जिस जिस गांव से वो रथ गुजर रहा है तो वहाँ के लोग उसको प्रेम में पागल हो गए, उनके ऊपर एक अच्छा कहते हैं ना एक प्रभाव छूट रहा है। वहाँ की जो लड़कियाँ हैं जो उनकी सुंदरता को देख के क्या हो रही है, मोहित हो रही है, उनकी जैसी कामना करती है भगवान से कि आप हमें भी क्या करो, इनकी तरह खूबसूरत बनाओ। तो एक कहते हैं ना कहीं इंप्रेशन छोड़ रही है ये पोएम, हमारे ऊपर क्या छोड़ रही है, इंप्रेशन छोड़ रही है। ये हमारे ऊपर क्या कर रही है, इंप्रेशन छोड़ रही है। फिर क्या है, ब्रेविटी। फिर क्या है, ब्रेविटी। ब्रेविटी के मतलब इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ये पोएम पर्सनल है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो बिलव्ड है, किसकी बिलव्ड है, बेन जॉनसन की। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक आदमी खुद अपनी प्रेमिका का क्या कर रहा है, व्याख्यान कर रहा है। वास्तव में ऐसी लेडी हमें कहीं विश्व में देखने को नहीं मिलेगी जिसके बाल चमक रहे हैं या वो हो रहा है। यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, मेटाफिजिकल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे 3 पॉइंट है, इंप्रेशन, ब्रेविटी एंड पर्सनल, ये तीनों इमोशंस इस पोएम के अंदर हमें सही ढंग से देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द लव लिरिक। इन द फॉर्म ऑफ लव लिरिक मतलब इस पोएम की जो लिरिक है इसके अंदर हमें ये तीनों ही बातें यहाँ पे बहुत बार देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा आखिरी पॉइंट क्या है कि द यूज ऑफ द रेट्रिकल क्वेश्चन। इस पोएम के अंदर कि रेट्रिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जो पोइट है वो खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है और खुद ही क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से पोइट ही बता रहा है, हमें नहीं पता ना, हमने देखी है वैसी स्त्री, लेकिन यहाँ पे पोइट ही बता रहा है। क्या बता रहा है कि ये मेरी जो बिलव्ड है वो इतनी सुंदर है, वही बता रहा है। क्या आपने कभी ऐसी स्त्री कहीं देखी है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है और वही क्या कर रहा है, उसका आंसर दे रहा है। मेक्स द पोएम मोर इफेक्टिवली, मेक्स द पोएम एंड डिलाइटफुल। और ये जो पूछने का जो क्वेश्चन है तो इससे पोएम में और भी क्या मिल रही है, डिलाइटफुल और इफेक्टिवनेस मिल रही है। ठीक है, और इस पोएम को पूरा पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक बिलव्ड ने अपने, एक प्रेमी ने क्या किया है, अपनी प्रेमिका का क्या किया है, सिर्फ व्याख्यान किया है। ठीक है, लास्ट हमारी जो पैराग्राफ है उसके अंदर लास्ट एक लाइन आती है जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप याद करो और फिर एग्जाम के अंदर लिखो तो इसी के अंदर हमारी ये पूरी पोएम क्या हो जाती है, आ जाती है। जो लेडी है उसकी पूरी की पूरी जो बातें हैं वो सिर्फ इस एक लाइन के अंदर हमें देखने को मिलेगी। क्या लाइन है, ओ सो वाइट, ओ सो सॉफ्ट, ओ सो स्वीट। मतलब ओ सो वाइट, इतनी खूबसूरत है कि मानो जैसे खुद परी क्या करी है, धरती पे आ गई है, खुद एंजल क्या करी है, धरती पे आ गई है। सो सॉफ्ट, वो इतनी मुलायम है कि हम अगर उसे टच भी करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। ठीक है, या उससे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ओ सो स्वीट, वह इतनी मस्त है, इतनी मीठी है, या कहते हैं ना कि इतनी स्वीट है कि वो क्या है, जब बोलती है तो लोग क्या कहते हैं कि उसके मुंह से अमृत गिर रहा है। ऐसी यहाँ पे बातें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जिस तरह से आपकी पोएम है उसी को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इज सी द लाइन सम ऑफ वेरी सिंपल पिक्चर। और इसी के द्वारा, इसी एक लाइन में हम देखते हैं कि किस तरह से एक लेडी का क्या कर रहा है, पूरा सिंपल एक व्याख्यान यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, एक पिक्चर हमारे सामने क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये एक हमारी पूरी एक पोएम है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अब हमारा लास्ट पार्ट है, क्या पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे क्या होता है कि भाई हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमको एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो हमारा इस पोएम के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन बनता है, तो वो क्या है, देखो कि समराइज, आप क्या करो, इसका वर्णन करो। किसका वर्णन करो, द पोएम माई लेडी इन लव चैरियट बाय बेन जॉनसन। इसका आप क्या करो, एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके आप क्या करो, एक नोट लिखो, साथ में क्या करो, गिव द क्रिटिकल पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। और इसके साथ ही आप क्या करो, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो
कहते हैं ना कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू इस पोएम कि यहाँ पे महिलाओं की तारीफ हुई है, आज के अकॉर्डिंग महिलाओं की क्या स्थिति है, तो आप उस ज़माने में महिलाओं की और वो स्थिति का भी आप क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक जब क्वेश्चन लिखते हो पोएम एग्ज़ाम का, पोएम का जो भी, तो वहाँ पे आपको कम से कम 15 में से 12-13 नंबर यहाँ पे पक्के मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारी पोएम पूरी होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो के अंदर हमारी जो नई पोएम है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की, जो उनके दोस्त के ऊपर है, जो रिमेम्बरेंस है, वो नए वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।